माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय नागपूर प्रेस क्लब यांच्या वतीने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पत्रकारिता या विषयावरती आदरणीय ब्रिजेश सिंग सर, प्रधान सचिव तथा महासंचालक माहिती व जनसंपर्क यांचं व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्रीयुत राहुल पांडेजी, माहिती आयुक्त माजी, यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। आदरणीय ब्रिजेश सिंग सर यांनाही मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं। संचालक माहिती औरंगाबाद श्री किशोर गांगुर्डे साहेब यांनाही मी विनंती करतो। संचालक वृत्त कांबळे साहेब यांनाही मी विनंती करतो। प्रदीप मैत्र या कार्यक्रमाचे आयोजकांमध्ये फार मोठं नाव आहे, त्यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी या व्यासपीठावरती यावं। मित्रो, आपणास माहिती असेल की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा विषय फार मोठ्या प्रमाणावरती चर्चेला जातो आहे आणि माध्यमामध्ये काम करणाऱ्याला या विषयासंदर्भामध्ये काय करता येईल याविषयीची बरीच उत्सुकता आहे। परवाच्या दिवशी आमच्या महासंचालक महोदयांशी चर्चा झाली आणि लगेच हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। सर, मला सांगायला आनंद होतो की आपल्या राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम ऑनलाईन आहे। अनेक विद्यापीठातून हा कार्यक्रम दाखवला जाणार आहे। मोठ्या प्रमाणावर या विषयाची उत्सुकता असल्याने या कार्यक्रमाला फार महत्त्व आहे। मी विनंती करतो प्रदीप मैत्र यांना की प्रधान सचिव यांचं स्वागत करावं। बुके 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 किती अरे प्रस्तावित करण्यासाठी मी प्रदीप मैत्र यांना विनंती करतो। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया में पत्रकारिता में क्या लाभ या किस प्रकार का उसको हम एक जिसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं पत्रकारिता में, वो कैसा हो सकता है, उस पर नागपुर के भूमिपुत्र, नागपुर के लिए गौरव और महाराष्ट्र के माहिती विभाग के डायरेक्टर जनरल और प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह साहब, जो आईटी सेक्टर में भी काफ़ी काम किए हैं, वो आज उसको आप सब लोग सुनने के लिए आए हैं। सर, हमारे दोस्त और अनुज, राहुल जी, गांगुर्डे साहब, कांबळे साहब, मुड़े साहब, दोस्तों, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया बहुत बड़े मात्रा में लाभकारी होगा, मगर साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेस का जो मामला आएगा, मैन पावर का जो मामला आएगा, उसमें हम लोग कहाँ रहेंगे? सही में एक सब एडिटर का बाद में ज़रूरत होगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपको सबको मालूम होगा कि अभी प्रूफ रीडर की ज़रूरत नहीं है, तो जिस तरीके से प्रूफ रीडर धीरे धीरे एबलिश हो गया है, वैसा न्यूज़पेपर का और मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एक बिहाइंड द सीन में जो बैकग्राउंड का काम करते थे, सब एडिटर या मान लीजिए कि रिसर्चर जो थे, वो आने वाला दिन में होगा कि नहीं, ये सब के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनेगा। मगर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पूरा ओवरऑल, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक ह्यूमन फेस को देखते हुए, तो लोगों के लिए एक बहुत ही फिनिश प्रोडक्ट, एक बहुत ही जिसको छाननी किए हुए मटेरियल्स लोगों के रीडर्स के पास, व्यूअर्स के पास जाएगा, ये भी उतना ही सत्य है। इसमें और भी एक चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी काफ़ी होने वाला है, उसको भी किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब विषय पे भी सिंह साहब बोलेंगे।
मुझे लगता है कि जैसा हम लोग मतलब हम 3.5 दशक के ऊपर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसा हमारा समय गूगल नहीं था, बिना गूगल से हम लोग जिस तरीके से हम काम करते थे, अब आज जिस तरीके से गूगल के ऊपर डिपेंड है, हर चीज़ को हमको इसके डिटेल्स क्या है ढूंढना पड़ता है, ढूंढते हैं। एक रेफरेंस लाइब्रेरी हर पेपर में हुआ करता था, उसका कितना रिलेवेंसी था वो हम अभी भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसके साथ साथ पत्रकारिता में जो चीज़ें हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जो सिखाया जाता है कि एक अच्छे पत्रकार के लिए क्या होना चाहिए, कि नोज ऑफ न्यूज़ से लेकर दुनिया भर की बातें जो होता है, उसमें से एक बात हमेशा बोला जाता था कि पत्रकार ये नियमित रूप से पढ़ाई करें, उनमें एक रीडेबल मेंटेलिटी हो। आपको जानकारी होगा जितने भी अच्छे संपादक थे, चाहे श्यामलाल हो चाहे गोलवलकर हो, इनके लाइब्रेरी मतलब देखने लायक था, ह्यूज लाइब्रेरी के ओनर्स थे लोग। तो वो पढ़ाई का टेम्परामेंट ये धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं आशा करूंगा कि पत्रकार लोग कम से कम ये जो नया जो इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इमर्ज हो रहा है, उसके कारण उनका जो पढ़ाई का जो टेम्परामेंट है वो बंद ना हो। अपने आप को रेगुलर जो अपने बुद्धिमत्ता को एनहांस करने का जो ये पढ़ाई जो काम करता है वो बरकरार रहे, ऐसा सबसे मैं आशा करूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया, थँक्स, लॉट ऑफ थँक्स। मी आदरणीय महासंचालक विजय सिंह सर यांना विनंती करतो की आपलं व्याख्यान इथे सुरू करा। मैं तो दादा राहुल किशोर गांगर्डे, दयानंद कांबळे मुळे, राहुल और मैं साथ में यूपीएससी के लिए पढ़ते थे, हमारा सब्जेक्ट सेम था, तो बहुत पुरानी दोस्ती है और उस ज़माने में हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। नथिंग हैज़ चेंज्ड। नवंबर 2022 में मेरे ख्याल से चैट जीपीटी आया और किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो दुनिया को कैसे चेंज करेगा। नाउ मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। 2014 में मैंने किताब लिखी थी जो 2014 में पब्लिश हुई, उसको लिखा था 2011 के आसपास। उसमें 3 पेजेस एक सीन के हैं जहाँ पर एक एआई चैटबॉट, सो दिस इज मच बिफोर एआई चैटबॉट्स केम, उसमें 3 पेजेस हैं जहाँ पर एआई चैटबॉट, एक इविल चैटबॉट होता है, वो डिस्कस करता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे एडिटर ने उस समय कहा कि तुम क्या पागल हो, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? आई सेड हो सकती है, क्योंकि दैट होल कम्युनिकेशन वॉज जनरेटेड बाय, उस समय कुछ प्रिमिटिव चैटबॉट्स थे, तो वो कम्युनिकेशन मैंने चैटबॉट से ही जनरेट किया था। नाउ वी नेवर न्यू कि द वर्ल्ड वुड बी टेकन बाय सरप्राइज बाय दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो एप्पल को बीबीसी ने नोटिस दिया है। किस चीज़ का नोटिस दिया है? कि बीबीसी का एक फेक न्यूज़ अलर्ट एप्पल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया। नाउ इमेजिन दिस बॉट वर्सेस बॉट कहाँ जा रहा है कि बीबीसी का एक फेक न्यूज़ अलर्ट एप्पल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया और बताया कि कोई एक पर्टिकुलर केस में एक पर्सन ने सुसाइड कर लिया, जो बिल्कुल ट्रू नहीं था। सो वी विल कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ जा रहा है, इसके डेंजर्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये आपको फील्ड को कैसे डिसरप्ट करने वाला है। देखिए, जितना बेसिक आपका वर्कफ्लो है, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी क्यूरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी रिसर्च, इट कैन बी प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट, इट कैन बी visualization, it can be infographics, it can be small videos, ये सारा जो है ये ऑटोमेट होने वाला है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये ऑटोमेट होने वाला है। सो नाउ आप इसको थ्रेट के तौर पे देखते हैं या आप इसको फ्रेंड के तौर पे देखते हैं, ये आपके ऊपर है। बट दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन इंटरनेट केम, इट इज़ समथिंग हैपेंड व्हेन इनिशियली जब गूगल आया, जैसा बताया दादा ने। सो इट इज़ अपॉन अस कि ये टूल्स का उपयोग हम कैसे करें। आप एक पूरा वर्कफ्लो देखिए। सपोज कीजिए अभी आप अधिवेशन कवर कर रहे हैं ना, हाउ वुड एन ऑटोमेटेड एआई वर्कफ्लो गो? आपने पूरा का पूरा अगर इसका फीड ले लिया तो यू कैन जस्ट पुट
एक विस्पर का एआई मॉडल आता है, वो किसी भी लैंग्वेज में आपको स्पीच टू टेक्स्ट करके देता है रियल टाइम में. सो यू कैन हैव अ रियल टाइम फ्लोइंग ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड. नाउ यू कैन हैव अ रियल टाइम समराइजेशन, डायराइजेशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन. आपने सपोज कीजिए कि पुरवनी मांगने पे एक डिस्कशन चल रहा है इन द असेंबली, एक 4 या 5 घंटे का डिस्कशन है. ये डिस्कशन टोटल ऑटोमेटेड वर्कफ्लो आज के आज बन सकता है कि आपने इसका जो यूट्यूब फीड है इसको आपने ट्रांसक्रिप्शन पे लगाया. ट्रांसक्रिप्शन पे लगाने के बाद में इसका पूरा का पूरा आपको वर्बल ट्रांसक्रिप्ट मिल गया. इसका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ऑथेंटिक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आपको जितनी लैंग्वेजेस में चाहिए, जितने लैंग्वेजेस में आपको चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, उर्दू, स्पेनिश, तमिल, गुजराती, जिसमें चाहिए ये आपको साइमल्टेनियसली मिलेगा. आज इमेजिन कीजिए, यही करने के लिए हमको DGIPR में कोई चीज़ का अगर हिंदी वाले कहते हैं अरे आप हमको न्यूज़ नहीं देते हैं, या इंग्लिश वाले कहते हैं, बट हमारी डिफ़िकल्टी होती है हमको उस लेवल का, उस क्वालिटी का कंटेंट, उस लेवल का ट्रांसलेशन करने में आदमी ढूंढना पड़ता है. वो फिर आदमी ढूंढने के बाद में आप उसको देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है. ये एक रियल डिफ़िकल्टी है हमारे लिए. बट इसका, इस पूरे वर्क फ्लो का प्रोडक्शन आउटपुट बहुत कम होता है कि आपको एक शाम तक एक न्यूज़ स्निपेट मिलता है, उसको आप भेजते हैं, वो कहीं दिया जाता है. बट यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है. सो एक्सपेरिमेंटली मैंने एक काम किया. एक एग्जिस्टिंग चैटबॉट पर हमने एक प्रॉम्प्ट दिया कि यू आर एन AI न्यूज़ ड्राफ्टर एंड वी विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, और आपने उसका प्रेस नोट बनाना है. ये मेरे DGIPR वाले लोगों से पूछिए आप कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस AI न्यूज़ रूम नाउ. हम उसको केवल इन्फॉर्मेशन भर देते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हुआ, ये इन्होंने ये कहा, ये इसके मुद्दे थे, वर्बैटिम जो कुछ आप डाल दीजिए. इट क्रिएट्स अ क्रिस्प प्रेस नोट इन 3 लैंग्वेजेस इंस्टेंटली. आपको चाहिए तो आप ट्रायल कर सकते हैं, हमारे लोगों के पास वो बॉट पड़ा हुआ है, एंड दैट बॉट कैन बी एनहांस्ड. सी, अ बॉट इज बेसिकली अबाउट द काइंड ऑफ कमांड यू गिव टू इट. अभी उसको बेसिक कमांड दी गई कि इन्फॉर्मेशन समराइज करके उसका एक प्रेस नोट फॉर्मेट बना दीजिए. साथ में इट ऑल्सो जनरेट्स फीड फॉर ट्विटर, फॉर फेसबुक, फॉर इंस्टाग्राम. सो अंडरस्टैंड कीजिए कि कंटेंट के अंडरस्टैंडिंग में, ट्रांसलेशन में, कंटेंट जनरेशन में, कंटेंट प्रोडक्शन में, सारे वर्कफ्लो में यू कैन यूज AI. नॉट ओनली दैट, इफ़ यू वांट कि इसके लिए इमेज प्रोडक्शन, उसको देखिए अलग अलग तरह का AI होता है. सो AI जो है ये सिर्फ जनरेटिव AI नहीं है. AI का फील्ड 1960 से चल रहा है. AI वॉज बेसिकली अबाउट मैथ्स. तो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम डीप लर्निंग टू मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं इसमें. जैसे जब आप ऊबर पे आप जब टिकट का प्राइसिंग करते हैं, जिसको आप सर्ज प्राइसिंग कहते हैं, कि जब ज़्यादा डिमांड होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है. एयरलाइन पर छुट्टी के समय ये सारा मशीन लर्निंग से होता है. ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. या जब आप DG यात्रा में जाते हैं तो आपका जो चेहरा पहचान लेता है वो एक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है. या लंदन में जिस तरह आप देखते हैं कि लंदन में सारे उनके कैमरे हैं वो फेशियल रिकग्निशन से लंदन सिटी के इक्विप्ड हैं. तो आप जहाँ भी जाते हैं, सेट कि लंदन में एक बार आप निकलते हैं तो एन एवरेज मैन इज फोटोग्राफ 66 टाइम्स, राइट. नाउ दिस इज काइंड ऑफ हाइट ऑफ सर्विलांस. थैंकफुली हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है कि एक कंटिन्यूस आपका फेशियल रिकग्निशन होते रहे. एंड दिस इज अ लार्जर डिबेट विच सोसाइटी शुड हैव, वेदर व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज वी नीड, एंड ये टेक्नोलॉजीज़ का क्या इम्प्लीकेशन है सारी चीज़ों पे, चाहे वो हमारे अपने अधिकार हों एज सिटीज़न या गवर्नमेंट की ज़रूरतें हों. क्योंकि आप देखिए, आप एक बस में हैं और अगर आपका पिक पॉकेट किसी ने जेब काट लिया ना, एवरीबडी इज अ सस्पेक्ट ना, आपको पता नहीं किसने. तो लॉ इन्फोर्समेंट को तो सबको वेरीफाई करना पड़ेगा. तो इसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी. हाउएवर, अब ये सिस्टम्स जब आपके जर्नलिज्म में आते हैं तो कई चीज़ों में काम आते हैं. जैसे स्पोर्ट्स का कवरेज हो गया या फाइनेंशियल मार्केट्स का कवरेज हो गया, जहाँ पर रैपिड इन्फॉर्मेशन बहुत वॉल्यूम्स में आ रहा है. सपोज कीजिए किसी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए, उसमें टन्स ऑफ डेटा है. वो टन्स ऑफ डेटा को सिफ्ट करके, खासकर जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं उनके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम पे क्या ब्रेक करते हैं. इन द टाइम ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, वेयर अब उल्टा हो गया कि सोशल न्यूज़ मीडिया से आप ब्रेकिंग न्यूज़ उठा रहे हैं. Most of the news, even news outlets, are breaking news on social media. Now, if you go into details, you would find that right from Bloomberg to AFP to BBC, सारे लोग पीछे, they have started using AI.
पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, दोनों चीज़ों के। एक बार ये पाया गया कि सम न्यूज़ आउटलेट वाज प्रोड्यूसिंग न्यूज़ यूजिंग एआई और उसमें काफ़ी फैक्चुअल एरर्स थे, विच इज़ अ प्रॉब्लम कॉल्ड हेलुसिनेशन। विल कम टू दैट। वो मैं आपको क्वेश्चन अलाउ करूँगा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन दिस एंड देन वी कैन डिस्कस कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। कि एआई जो है उसको ट्रुथ वैल्यू नहीं है, उसको आप कुछ भी कह देंगे, उसको आप कह देंगे दिस इज़ ईयर 2027, आप मुझे बताइए क्या चल रहा है, तो इट विल स्टार्ट टेलिंग यू बिकॉज इट डजंट हैव अ ट्रुथ फंक्शन। इट ओनली adheres to the command given। बट आपका सारा वर्क फ्लो ये अब डिसरप्ट हो रहा है, लेकिन डिसरप्ट हो रहा है तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप इसको ऑगमेंट करें, रादर देन इट अलाउइंग टू डिसरप्ट यू, यू शुड ऑगमेंट इट। सो माई डॉटर इज अ ग्राफिक डिजाइनर, सो आर्टिस्ट सारे जो होते हैं ना, दे हेट एआई बिकॉज इट इज ट्राइंग टू रिप्लेस देम। सो आई टोल्ड हर दैट एआई विल नॉट टेक योर जॉब, somebody using AI will take your job, right? So now before somebody using AI will take your job, you are the experts, you take AI, right? Nobody can take your job. So if you just start using AI, it is going to be greatly beneficial for you. For example, आपको कंटेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रैपिड मैंने बताया कि सपोज विधान परिषद में, विधानसभा में एक लंबा 5 घंटे का डिस्कशन चल रहा है जहाँ बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और सेक्टोरल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। ना आपके पास इतना समय नहीं कि आप इसको रियल टाइम में समझें और इस पर कंटेंट बनाएं, बट एआई कैन डू दैट फॉर यू। इट कैन डू डीप रिसर्च, इट कैन टेक इनटू अकाउंट वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। फैक्ट चेकिंग हो सकती है, जैसे इनकन्सिस्टेंसीज कोई चीज़ में अगर हो वो आपको इमीडिएटली निकल सकती हैं। और देखिए एआई के पास में ना एक रियल टाइम में रेफरेंशियल डेटा बहुत है। जैसे अगले बार आपके पास कोई शुजा खान आएगा और बोलेगा मैं ईवीएम हैक करता हूँ, तो एआई बताएगा कि अरे यार ये पिछले 5 बार से यही कर रहा है, हर बार फेल होता है। So you as journalists, it will be also helpful for you to do fact checking in real time. So आप अगर स्पेशलाइज अपने पास में ये कॉर्पस बना लें अपने इन्फॉर्मेशन का, सो देन यू कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारे तरीके हैं इसको ऑफलाइन भी यूज़ करने का। अगर आप कॉन्फिडेंशियल स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो देर आर ऑफलाइन एआई टूल्स जहाँ पर नथिंग गोज, कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, कोई चीज़ नेट पे नहीं जाएगी, बट यू कैन यूज़ इट कॉन्फिडेंशियल। जैसे देर हैव बीन लार्ज इन्वेस्टिगेशंस लाइक पनामा पेपर्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि कितना ह्यूज एफर्ट था, वेयर जर्नलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर कोलैबोरेटिंग, दे वर लुकिंग एट सीरियस फाइनेंशियल डेटा। कई चीज़ें होती हैं आपका सब्जेक्ट नहीं होता, बट एज जर्नलिस्ट आप लोग यू आर मास्टर ऑफ ऑल क्राफ्ट्स। कि एक दिन आप हेल्थ के बारे में देख रहे हैं, दूसरे दिन आप फाइनेंस के बारे में, ठीक है, आपके अंदर भी जो स्पेशलाइजेशन है वहाँ भी आप अलग अलग चीज़ों में यू आर लाइक अ स्पेशलिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स। नाउ एआई कैन एड यू टू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसको आप दुश्मन ना समझें। दूसरी बात, लोगों को लगता है ये लैंग्वेज में नहीं बनाएगा, बट लुक एट द करंट बॉट्स। आज हमारे यहाँ पर हम DGIPR में यूज़ कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा एक बेसिक न्यूज़ कट मिल जाता है, मराठी में भी मिल जाता है। थोड़े बहुत एरर्स होते हैं, उसको हम फिजिकली करेक्ट कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू डू इज़ वी हैव स्टार्टेड टू डू एआई ऑगमेंटेड जर्नलिज्म। तो हम एआई को मित्र बना रहे हैं। ये नया जानवर आया है, इसको पाल के यूज़ करना। देखिए ह्यूमैनिटी ने यही किया कि कोई जानवर पाल के उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा नया जानवर है जिसको आपको यू विल हैव टू टेम दिस इज़ फायर। यू कैन यूज़ इट टू बर्न अ हाउस, यू कैन यूज़ इट टू cook food. So this is a great tool. This has, आप सपोज कीजिए years का नॉलेज इसके पास में पड़ा हुआ है, years का विजडम इसके पास में, and it is totally obedient to you. So imagine कीजिए आपके पास एक ऐसी अथाह शक्ति है जो आपके कहने पे चलती है, उसका यूज़ क्यों नहीं करेंगे आप? एंड जर्नलिज्म में जो चीज़ सोशल मीडिया में हुई, ये चीज़ जर्नलिज्म में आने वाली है। वो होने वाली है कि देखिए डिजिटल फर्स्ट होने वाला है। लाइक धीरे धीरे ऑल योर जर्नलिज्म गोइंग टू बी डिजिटल फर्स्ट। आपके सारे प्लेटफॉर्म्स, प्रेस का रेलेवेंस रहेगा, न्यूज़पेपर कहीं नहीं जाएंगे। जब टीवी आया तो लोगों ने कहा न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, जब OTT आया तो लोगों ने कहा टीवी खत्म हो जाएगा। उस सब के बावजूद न्यूज़पेपर्स हैं और बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन भी आ गए हैं। इवन आपके आए हुए पेपर्स जो हैं, अब कल मेरा हितवाद ने एक इंटरव्यू लिया था साइबर सिक्योरिटी पे, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे आ गया, राइट। सो डिजिटलाइजेशन जो है वो हेल्प करता है कि आपका जो काम है वो डिजिटल मीडियम से स्प्रेड भी हो रहा है। नाउ
व्हाट आई फील कि आपका जो वर्कफ्लो है, जिस तरह डिजिटल फर्स्ट जो चीज़ें आई हैं, मोबाइल फर्स्ट जो चीज़ें आई हैं, इसको आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ सोशल मीडिया में हुई, एक तो रैपिड इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे वॉल्यूम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रैपिडली सर्वे होता है, आप ट्रेंड्स पकड़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है। जैसे मेरे फ्रेंड्स जो मीडिया में हैं, जब मैं डीसीपी हुआ करता था तो सवेरे से स्टोरीज ढूंढते थे, तो फिर बातचीत होती थी, अरे भाई कुछ है क्या। आज आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मिल रही हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये आपने तय करना है, क्योंकि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेस, मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लोकमत, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नवभारत, मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हितवाद, राइट। सो आपका अपना एक एंगल होता है, एक रीजनलिटी होती है, आपका एक फोकस होता है, आपका एक डेमोग्राफी होती है, आपकी एक राइटिंग स्टाइल होती है, और उसकी उस सारी चीज़ों को what you can do is you can curate it into an AI where the AI is continuously checking for happenings। कि आपने जैसे सपोज कीजिए ट्विटर की फीड को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, आपके पास में रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसमें से आपने पिकअप कर लिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, उसको AI ही खुद रिसर्च करके बता देगा आपको ना। AI में आजकल आपको प्लगइन्स भी आते हैं जो रियल टाइम वेब सर्च कर सकते हैं। देयर इज अ टूल कॉल्ड परप्लेक्सिटी, आप यूज़ करके देखें। बाकी AI झूठ बोलता है। परप्लेक्सिटी क्या करता है, इट्स मेड बाय एन इंडियन कॉल्ड श्रीनिवास। नाउ परप्लेक्सिटी इज लाइक गूगल एंड AI बिल्ट इनटू वन। आप उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, वो क्वेश्चन पे ढूंढ के सर्च करके आपको लिंक्स के साथ आंसर देता है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, आपका आधा काम खत्म हो गया। रिसर्च करने की आपको बहुत आसानी हो गई कि परप्लेक्सिटी में आप जाइए, यू पुट इट, सपोज कीजिए आप ट्विटर पे ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई चीज़ हो रही है, और आपने इमीडिएटली एक ट्रेंड उठाया और उसको परप्लेक्सिटी में डाल दिया। परप्लेक्सिटी आपको उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है। इफ़ यू वांट टू डिग डीप, वो आपको क्वेश्चन सजेस्ट करता है कि क्या क्वेश्चंस आपने इस पर पूछने चाहिए। क्वेश्चन सजेस्ट करने के साथ में आपको रेफरेंसेस देता है, सो दैट यू कैन कोट रेफरेंसेस, राइट। देयर आर रियल रेफरेंसेस विच यू आर गोइंग टू कोट फॉर योर रिसर्च। नाउ आफ्टर यू डू ऑल दिस, अगर आपको इस पर आपके पास बहुत कंटेंट हो गया, आप उसको कहते हैं समराइज करो, चलो उसको समराइज करके देता है। आप इसको कहते हो चलो इसको अडेप्ट करो फॉर ए यंगर ऑडियंस या फॉर अ टेक्निकल ऑडियंस। सो वो सारे जो अडेप्टेशंस हैं, वो प्रोफेशनल अडेप्टेशंस भी आपको ये करके दे देगा। नाउ कंटेंट पर्सनलाइजेशन इज समथिंग विच विल हैपन। सो जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कंटेंट कैसे पर्सनलाइज करना, एंड AI आपको हेल्प कर सकता है टू पर्सनलाइज कंटेंट। सिंस यू आर गोइंग डिजिटल, सो वही न्यूज़ आपके अलग अलग डेमोग्राफी के लिए आपको पर्सनलाइज करने में AI का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देन यू कैन गेट अ रियल टाइम सेंटिमेंट एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस कि आपका न्यूज़ कैसा परफॉर्म कर रहा है। सपोज कोई चीज़ आपकी, जो आपका एक न्यूज़ आर्टिकल है, वो शेयर हो रहा है, वायरल हो रहा है, उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उस रिएक्शन का सेंटिमेंट क्या है। आप देखिए यूट्यूब पे भी कोई चीज़ लाइव चलती है, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं। चलो बहुत सारे तो बॉट्स होते हैं जो आजकल अलग अलग सारे लोगों की IT आर्मीज हो गई हैं सब लोगों की, और वो बैठ के बनाते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो एक सेंटिमेंट ओवरऑल समझ में आता है कि क्या कहा गया है, इस पर क्या सेंटिमेंट है। सो यू कैन गेट अ रियल टाइम फीडबैक। आप बताइए, पहले आप एक लिख देते थे, उसके बाद में लेटर टू एडिटर के लिए आप वेट करते थे, तो कोई ना कोई लेटर टू एडिटर लिखता था, फिर आपको समझ में आता था अरे नहीं यार इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज रियल टाइम है, आपका आर्टिकल जैसे आया उस पर आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। यू हैव अ फीडबैक ऑन दैट। देन इफ़ यू वांट टू डू अ सेकंड पीस ऑन दैट, इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, इफ़ यू वांट टू करेक्ट समथिंग, वो आप सारी चीज़ें उस पर कर सकते हैं। समबडी मे नीड मोर रिसोर्सेज ऑन दैट, आप अपने बैकग्राउंड रिसर्च में से आप उसको लिंक्स दे सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग का फ्लो टोटली चेंज हो गया, एंड ये जर्नलिज्म में आ रहा है और आएगा। जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में कंटेंट एडेप्टेशन बहुत ही रियल टाइम है, एंड वी आर इन द टाइम ऑफ रियल टाइम न्यूज़। आप चाहे कुछ कह लें, भले ही आप यू आर इनटू न्यूज़पेपर, लेकिन आपके डिजिटल वर्जन्स आ गए हैं सब जगह पर आपके। सो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप कल नहीं आ पाएगा, डिजिटल पे डाल दूं क्या अभी। सो देखिए, न्यूज़ इज बिकमिंग वेरी रियल टाइम, एंड देयर इज अ ग्रेट एडवांटेज हियर वेयर यू कैन प्रोसेस न्यूज़। आप कितना भी वास्ट अमाउंट ऑफ न्यूज़ ले सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, उसका कंटेंट का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसको अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अडाप्ट कर सकते हैं, डिजिटल के लिए, लॉन्ग फॉर्म के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए, लैंग्वेजेस आप उसके ये कर सकते हैं अलग अलग।
उसको लेके मल्टीमीडिया कंटेंट बना सकते हैं। एक चीज़ विच आई वुड रिक्वेस्ट माई जर्नलिस्ट फ्रेंड टू पिकअप इज डेटा जर्नलिज्म। ये डेटा जर्नलिज्म एक एडवांस्ड फील्ड है विच इज़ कंबाइनिंग डेटा एंड जर्नलिज्म। सो ये आप देखें तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आई थिंक टाइम ने किया था ड्यूरिंग कोविड, जब उन्होंने एक एनिमेशन दिया था हाउ कोविड स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट जीरो। सो उन्होंने उसका पूरा विजुअलाइजेशन दिया है एंड दैट विजुअलाइजेशन उन्होंने डेटा उठाया पूरा, उसको मैप पे डाला, उसका एक रनिंग एनिमेशन बनाया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमेशन। सो एज अ जर्नलिस्ट आप देखिए यू आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स इवन विदाउट सेइंग समथिंग, या यू आर एबल टू एनालाइज डेटा एंड क्रिएट स्टोरीज आउट ऑफ इट। जैसे पनामा पेपर्स में उन लोगों ने बाद में एक टूल दिया, विच टूल यूज टू गिव लिंकेजेस, कि जैसे आपने एक पे क्लिक किया एक आदमी पे तो बताता है इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है, इसके केसेस क्या हैं, इसके एसोसिएट्स कौन से हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं। आप किसी भी चीज़ पे फिर क्लिक कीजिए, देन इट अगेन ग्राफ नेटवर्क्स, सो उस पर विजुअलाइजेशन आसान होता है। सी एज अ जर्नलिस्ट योर जॉब इज़ टू इंटरप्रेट ट्रुथ फॉर द पीपल कि एंड सोशल मीडिया में और आप में फ़र्क ये है कि आप एक बहुत ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करते हैं, दैट आप ट्रुथ को लोगों तक लेके जाते हैं। एंड इंडियन जर्नलिज्म हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब राइट फ्रॉम हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल से लेके आज तक जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के लिए चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट last 10 years I have been doing this, and let me tell you something very simple which my then CM and now CM Mr. Devendra Fadnavis told me. So सवेरे मॉर्निंग में कई बार न्यूज़पेपर्स आते हैं, इसका एक सरकार में दखल ली जाती है, आप जो लिखते हैं उसकी दखल ली जाती है। He said there are only two things, एक तर आपलं चुकत असेल नाही तर त्यांचं चुकत असेल, आपलं चुकत असेल तर आपला सुधार करावा, त्यांचं चुकत असेल तर त्यांना सांगावा। And he set up a nice pipeline for this which we call response। तो हमारे यहाँ पर एक इंटरनल ये डिपार्टमेंट है, आपका लिखा हुआ हर लाइन पढ़ा जाता है। तो फिजिकली हमारे यहाँ लोग बैठ के सवेरे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में इट इज़ सेंट टू डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। उसमें अगर कोई फैक्चुअल एरर है, कोई गलती है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड्स एंड देन वी सेंड इट। रिक्वेस्ट यही है उसको छाप दिया करिए, क्योंकि जितने एंथुजियाज्म से आप लोग छापते हैं, सी the press council also says and journalistic integrity के principles also say that it should be printed in the same size and same place where हमारा जो response है वो आपने छापना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है और हमारा उसके बारे में कोई से है तो आपने छापना लाजमी है और वो ज़रूरी है। मुझे लगता है वो आपकी इंटीग्रिटी का एक भाग है और मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा इस बारे में, लेकिन वैसा होता नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमारी गलती है या हमारी कोई डेफिशिएंसी आपने पॉइंट की है, वी आर थैंकफुल टू यू, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, कई बार इतनी बड़ी यंत्रणा होती है, यंत्रणा में कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज होती हैं, इंटरप्रिटेशन की गड़बड़ होती है, कई लोगों के इंटेंट ठीक नहीं होते हैं, कोई रिसोर्सेज की कमी होती है, प्रायोरिटाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि आप उस चीज़ को हमारी नज़र में ला के देते हैं। सो एज गवर्नमेंट वी एनालाइज दैट, वी अंडरस्टैंड दैट, वी टेक वेरी पॉजिटिव फीडबैक and we take it very positively, and especially with this chief minister, let me tell you that he takes press, whatever press writes, very seriously as a feedback on the quality of service that you are delivering. So this works as a tool for of administration for us. आप जो देते हैं, we are really thankful। हमको पता लगता है कई बार कि कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं कोई कमी है या कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कोई इशू है, इसका फीडबैक जाता है, उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। कमिंग बैक टू एआई, मुझे लगता है कि कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आजकल यूट्यूब पे सारे कोर्सेज मिलते हैं, तो गो टू यूट्यूब, फाइंड आउट दिस कोर्सेज, अपने पसंद के 4-5 टूल्स चुन लीजिए, स्टार्ट यूजिंग देम, देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट। आप वो टूल्स को यूज़ करके देखो, छोटी छोटी चीज़ें करके देखो। आप देखो अलग अलग टूल्स आते हैं, ट्रांसलेशन का टूल यूज़ करके देखिए, या कई बार ना लोकल लैंग्वेजेस में चीज़ें होती हैं जिसकी आपको सेंस बनाने की ज़रूरत होती है, राइट। सो समथिंग मस्ट हैव कम इन लोकल लैंग्वेज, या किसी ने कोई सपोज कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया जो लोकल लैंग्वेज में है, बट यू आर एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, हाउ डू यू मेक न्यूज़ आउट ऑफ दैट? सो दिस यू कैन एस्टैब्लिश अ सिंपल वर्क फ्लो फॉर दैट। या सपोज कीजिए यूट्यूब पे कोई चीज़ आई है, यूट्यूब पे कोई चीज़ आई, किसी ने कोई वीडियो डाल दिया, कोई लीक कर दिया, कोई स्टिंग हुआ, समथिंग लाइक दैट,
Now you want to make news out of that. You can simply use tools which आप YouTube का लिंक डाल दीजिए, उसको आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन दे देगा, उसको आप चाहिए तो हाईलाइट कर दीजिए, समराइज कर दीजिए, एंड देन एज अ जर्नलिस्ट देन यू कैन अप्लाई योर ब्रेन. सो सी व्हाट इट इज डूइंग इज कि जो ग्रंट वर्क है ना आपका, जो फिजिकल वर्क, जो खोदने वाला वर्क है, जो लेबर रिडेंडेंट वर्क है, ये चला जाएगा. ये सब जगह होगा. ये चाहे लॉ में होगा, आप देखिए लॉ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लॉयर्स भी हैं, सो लॉ में ये चीज़ होगी जहाँ पर आपका बहुत सारा वर्क जो होगा, आप सपोज कीजिए सिविल लिटिगेशन में जाते हैं, वहाँ 500 पन्ने की 3 चीज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी प्लीडिंग्स आती हैं, ये सारा इमीडिएटली समराइज हो सकता है, पढ़ा जा सकता है, उसमें के पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, कंटेंशंस निकाले जा सकते हैं, लीगल रेफरेंसेस चेक किए जा सकते हैं, उसके काउंटर पॉइंट्स तैयार किए जा सकते हैं और प्लीडिंग बनाई जा सकती है, ऑल इन रियल टाइम. सिमिलरली आप जर्नलिज्म के बारे में सोचिए कि कोई स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, कोई कुछ है, आपको स्टडी करना है, आपको इमीडिएटली बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल इस पे उपलब्ध होगा. सो फॉर्मेट, फॉर्म, कोई चीज़ बची नहीं. कोई पिक्चर आपको मिलता है, आप उसको AI पे डाल दीजिए, AI उसको पढ़ लेगा. इट कैन रीड ऑल द टेक्स्ट इनसाइड अ फोटोग्राफ एंड हेल्प यू. सो इट इज़ अ ग्रेट टूल फॉर यू टू हेल्प. एंड सी अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन्स एंड वी हैव टू राइड दिस हॉर्स. सो लर्न टू राइड दिस हॉर्स. इसको आप फ्रेंड बनाएं, इसको आप टूल बनाएं और उसको आप यूज़ करें, and go ahead of the times. And you know, as AI augmented journalist, you would be able to bring truth in a much better fashion to people and continue with the great service that you are doing to humanity. Questions कुछ भी हो तो आप पूछिए, anything that you want. डिपेंड करता है. नए जो मॉडल्स आ रहे हैं, रोज़ नए मॉडल्स आ रहे हैं, सो ट्रांसलेशन एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है. सो इसके ट्रांसलेशन एक्यूरेसी के पैरामीटर्स होते हैं. तो जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो ट्रांसलेशन एक्यूरेसी पैरामीटर्स पे बहुत अच्छे हैं. और अगर ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है ना, तो आप बॉट को आप कहिए कि गिव मी अ बेटर ट्रांसलेशन, या कहिए सोप्या मराठीत सांगा. सो आप उससे मल्टीपल ट्राइज जब करेंगे तो वो आपको ट्रांसलेशन आएगा. दूसरी बात क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि एक 10,000 वर्ड का टेक्स्ट है और आपको अगले 15 मिनट में कुछ करना है, अगर आपको ट्रांसलेट करके देता है वो, तो बेसिक मटीरियल आपको मिल जाता है टू वर्क ऑन इन योर लैंग्वेज. देन उसमें जो भी करेक्शन है वो आप कर सकते हैं. हाउएवर मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कॉशियस रहने के लिए कि AI में एक टेंडेंसी होती है विच इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन, कि वो अपने मन से कुछ कहना शुरू कर देता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज जर्नलिस्ट, जिसको आप मैन इन द लूप कहते हैं, कि AI के ऊपर में यू विल डेफिनेटली नीड टू हैव समबडी एज यू नो अ ह्यूमन हु इज़ गोइंग टू चेक. जैसे हमने बॉट बनाया, तो ये सारे बॉट्स AI न्यूज़ रूम का एक बॉट बनाया. बट आप जो भी ये AI देखते हैं ना, चैट GPT और ये, इनका नॉलेज लिमिटेड होता है टू अ पर्टिकुलर डेट, अक्टूबर 2021 या ऐसा लिमिटेड होता है. तो आप जब उसमें बोलते हैं न्यूज़ बना दे, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ें तो उसमें पोस्ट का CM का DCM का CM, ये AI जो है वो कर सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू क्यूरेट, यू हैव टू क्रॉस चेक. सो यू शुड डेफिनेटली हैव ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा, बट आपने क्रॉस चेक करना जरूरी है. सर फोटो के मामले में हाँ. ट्रांसलेशन मिल गया है, but the problem is of perspective. For perspective, the guy where ask that what to translate in. Perspective कहाँ से आया? You have actually come to a very, very important question, which is about ethics and bias in large language models. So ये जो सारा information आता है, it comes from something called large language model. मैं 1 मिनट में theory पे जाता हूँ large language models की. Suppose मैं आपको 4 चीज़ें बोलता हूँ: flower, banana, fly, motorcycle. आपको immediately समझ में आ गया कि motorcycle outlier है, and somewhere ये 3 चीज़ें जो हैं वो living हैं या organic हैं. Now, how large language models were made were कि every word is embedded in a word space, और ये words एक दूसरे के पास होते हैं या दूर होते हैं, इसको word vector space कहते हैं. तो जब आप सारे words का vector space जमा कर लेते हैं, जैसे आपने glass ले लिया, तो glass can be glass, glass can be glass, glass can be anything, glass can be volcanic glass, तो उसके सारे meanings जो हैं वो connect हो जाते हैं. So इससे clusters बनते हैं, और ultimately जो GPT है, जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इससे और बाकी AI में फ़र्क क्या है? ये जेनरेटिव है. तो ये क्या करता है? इट इज़ जस्ट स्मार्ट ऑटो कंप्लीट. तो आप कहते हैं ग्लास इज, अगर आपने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो बोलेगा हाफ फुल, राइट?
अदरवाइज फिजिक्स का ये होगा तो बोलेगा इज ट्रांसपेरेंट, राइट। सो कॉन्टेक्स्ट जब आप उसको देते हैं तो ये क्या करता है कि वो अपने नियरेस्ट नोड्स को टच करना शुरू करता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि उसने सारा वर्ल्ड की चीज़ें जमा की और उसके रिलेशंस बना लिए आपस में ना। उसको ट्रुथ वैल्यू नहीं है, वो केवल एक कर्व कंप्लीट करता है। एंड इन दिस केस wherever you ask something to AI, you have to be very careful of something called hallucination. एक पैरामीटर होता है which is called temperature. So आप if you have AI models which can be configured, if you set the temperature low, it is factual. At 0 temperature, it's going to give you facts and nothing else. At 1 temperature, it's going to be nicely fanciful about things. But where you need creativity, then you need high temperature. Where you need facts, you have to reduce the temperature. Also, there is great bias in AI models because ultimately आप देखें तो all of this is just Reddit and Wikipedia, इन ये 2-4 इंटरनेट की चीज़ें हैं, इसको सारा जमा करके इन्होंने ये मॉडल्स बनाए हैं। उन मॉडल्स को हमारे लैंग्वेज, हमारे नुआंसेस के बारे में, हमारे कल्चरल सेंसिटिविटी, हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं पता। दैट इज़ वाई टुडे देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बायस इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जैसे आप उसको आप कहें कि टेल मी ए रिलीजियस जोक, तो वो आपको अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस देगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अलाइनमेंट विच हैज़ बीन डन। शुरुआत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने लोगों को ड्रग्स बनाने की रेसिपी देना शुरू किया, ये बिकॉज इट इज, आप जो पूछेंगे वो बताएगा। सो एक अलाइनमेंट की प्रोसेस शुरू हुई जहाँ पर लोग बैठते थे फिजिकली और उसके रिस्पॉन्सेस को क्यूरेट करते थे कि किस चीज़ का उत्तर नहीं देना है। तो इससे अलाइंड मॉडल्स बने। और देयर इज एन AI कॉल्ड एंथ्रोपिक जो क्लॉड करके मॉडल्स बनाते हैं, विच आर वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स टुडे, CLAUD, क्लॉड। क्लॉड गोज ऑन समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। यू आर राइट, सिमिलरली द वे कॉन्स्टिट्यूशंस आर, तो वर्ल्ड ओवर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये बड़े सिमिलर हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वो राइट टू स्पीच की बात हो, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो, सारे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस सिमिलर हैं। तो एंथ्रोपिक ने जो बनाया वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स डाले कि द AI शुड अडियर टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज वाई आप एंथ्रोपिक से बात करो तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में जवाब देता है। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जितना आप अलाइनमेंट करते हो मॉडल्स का, दे बिकम डम्बर। सो इट एक्ट्स लाइक censorship, that if you ask it to say no to something, it starts saying no to many things in a very protective manner. This gave rise to something called uncensored models. So there are uncensored models available, offline भी आपको मिलते हैं। I'll tell you a trick which I do. So मेरे पास में there's an AI chatbot aggregator जिस पे सारे बॉट्स हैं, मतलब इंडियन बॉट भी है, चाइनीज़ बॉट भी है। तो मुझे कई वेस्टर्न बॉट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो मैं जाके चाइनीज़ बॉट से पूछता हूँ। तो चाइनीज़ बॉट क्वेन, QWEN, क्वेन गिव्स यू इन्फॉर्मेशन। बट क्वेन को आप पूछो व्हाट हैपेंड ऑन तियाननमेन स्क्वायर, वो चुप हो जाता है, आंसर ही नहीं करता उसके बारे में, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रोग्राम नॉट टू आंसर एनीथिंग ऑन तियाननमेन स्क्वायर। सो यू सी दैट देयर इज ग्रेट बायस। एक वन ऑफ द प्रोफेसर्स ही डेमोन्स्ट्रेटेड, ही सेड कि माई नेम इज जॉन एंड हर नेम इज एना, एंड हमने क्या प्रोफेशंस चूज़ करना चाहिए बिटवीन डॉक्टर एंड नर्सिंग। तो मेल के लिए डॉक्टर चूज़ करता है, फीमेल के लिए नर्स चूज़ करता है, राइट। सो देर आर इनहेरेंट बायसेस इन AI विच यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ, एंड दैट इज आवर जॉब एज ह्यूमन स्पेशलिस्ट। सो दैट एज अ क्यूरेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, just use it as a tool, use it as a word processor, use it as a research assistant with limitations. Once it comes to you, be aware that there are these limitations. And generally a way is to play bot against bot. So I take the same information from multiple bots, so I understand that there are significant biases which are coming in different bots, and then as the human overlord of all AIs, you can then choose what to write and what to take from them. But the problem of bias in AI is very severe. It needs to be addressed first by creating India-specific AIs. कि हमारे पास में देखिए within 1 year China came up with 40 foundational models. So intern LLM, Qwen से लेके बहुत सारे उनके अपने खुद के large language models उन्होंने Chinese language पे बनाए. There have been some attempts to create मराठी language पे कुछ 3 या 4 large language models मैंने देखे हैं. They are functioning but they are not very good. But I would request Indian academia कि इतने resources हमारे पास में हैं, nowadays sufficient resources are being given to academia.
we should collaborate with them, especially large media houses can collaborate with them and create Indian language models, which would be greatly useful to us. And imagine this, that models are multimodal now. उसको पिक्चर डाल दिया या आप वॉइस में बात कर रहे हैं, इट इज़ सेम फॉर इट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो टुमारो जो एक इंग्लिश और लिटरेसी के कारण हमारे लोगों को बहुत बड़ा बैरियर था. यू हैड अ ह्यूज बैरियर बिकॉज इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू यूज्ड टू फील कि आई कांट एक्सेस दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, दिस इज नॉट फॉर मी. लाइक आप फॉरेन कंट्री जाते हो, यू गो टू जापान, उनके सारे बोर्ड्स उनकी लैंग्वेज में, एंड यू फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट. सेम थिंग वी हैव डन टू आर सिटीजन. हमने सब कुछ अंग्रेजी में कर दिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज हो से लेके सब कुछ है हमने अंग्रेजी में कर दिया. वी हैव क्रिएटेड अ ह्यूज बैरियर विच केम फ्रॉम अ कॉलोनाइज्ड माइंड. उस कॉलोनाइज्ड माइंड ने हमको अपने ही देश में एक सेकेंडरी बना दिया और इट प्रिवेंटेड एक्सेस टू सो मेनी पीपल. वी कैन सॉल्व दिस बाय क्रिएटिंग लोकल लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ये हमने बना दिया तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा. वाई काइंड अ फार्मर have deep conversations with an AI about weather and about cropping patterns, because ये information otherwise English में available है, मराठी में या उसकी local language में, अरेनी में, कोंकणी में या तमिल में available नहीं है. So this is a great thing which will happen now, is the accessibility of information is going to increase, but bias needs to be taken care of. Yeah. Hello sir, I am Ankita Deshkar, fact checker from the Indian Express. I have 3 particular questions. Yeah, please. So first one is digital literacy in tier 1, tier 2, tier 3 cities, where digital literacy is at a lower rate, especially in case of journalists as well. How do you suggest newsrooms to go ahead with prompt engineering and making AI tools available? And why should we talk about AI tools available for whom? for journalists? And why should we talk about ChatGPT, Claude and Perplexity and not about Otter AI, Notebook, Scribble, which would be useful? Those are wrappers. Those are not original technologies. They are using APIs from behind. Yes. So the ultimate API is this thing. You can basically create any product out of an API. So if you have a large language model available as a service, then you can use it for anything. You can create a translator, you can create an image maker, you can create a video maker, depending on the model and your requirements. So Otter जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ultimately they are using an API from behind. The original technology remains GPT, generative pre-trained transformers. Another is traditional media outlets also often fall for generated AI images. So in case of Uttarakhand Rescue Tunnel, there was a generative image that was picked up by PTI for its syndicated feed and later on passed on to all the media houses. They carried it in their next day's edition. So should journalists be trained about AI detectors and not about generative AI? So there are tools now which can check for AI generated content, and hence, so I'll step back and talk about a legal requirement. So many countries today are make it compulsory for any content which have been generated by an AI tool to be marked as AI generated, and I think that's a great step. We should legislatively think of that. Now this probably would be a matter of the central government, but then when legislating for AI, the tools should have built-in, like watermarks, it should have a built-in flag that this is AI generated. Once you know that it is AI generated, then you would treat it with, a bit of skepticism. However, there are these tools, the very tools which are used to generate, let's say, quote-unquote fake content, can be used to detect it. So there are similar tools which can be used to detect it. It's a huge problem in banking sector where synthetic identities are coming up. So KYC, know your customer, becomes difficult because synthetic identities are. I can generate 10 photos of me and then say, okay, make me look 20 years younger, and can make me look 20 years younger, and then I can use those photographs, or I can on this table I can show many other people to be sitting, which would look like a very real image. However, there are tools which can help you to, so as fact checker, you may use these tools. These tools are available. Rather, you are saying something. So one No, I Yeah. said we are already using the AI in my newspaper. Yeah, you need to. Image here. We say it is AI created. But word of a caution, as AI, so these are very specific tools which are used to create. They are getting better day by day, and detection is going to be more and more and more difficult.
So you will have to somewhere come to a legislative solution where you make it compulsory for the tool maker to flag it as AI generated. Advertisers are also doing it. Pardon? Advertisers are also doing it. Yeah, they're doing it. Sir, is Maharashtra government planning to build certain training programs for media professionals, especially in upskilling AI engagements? Can be done. If you want, we'll do it. It's a good suggestion. We'll take it up. So you can consider it as done. We'll do that. Yeah. सर मेरा सवाल ये कि मीडिया ने हमेशा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आज से कुछ समय पहले जब टेलीफोन हुआ करता था तो एक मीडिया पर्सन को 1000 टेलीफोन नंबर याद होते थे। हम वो नंबर हमको याद होते थे, हम तुरंत उनको ये करते। आज जब मोबाइल आ गया हमको नंबर याद नहीं है, कई बार तो पूछना पड़ता है वो नहीं किया वो यार वो हम पद पे। तो ये जो फर्क पड़ा है, क्या एआई को हम यूज करेंगे, वो भले सबऑर्डिनेट है, वो भले असिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट मेरी बुद्धिमत्ता पर इस चीज का तो नहीं होगा कि मैं मेरे टैलेंट को थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, मतलब मैं डिपेंडेंट हो रहा हूँ। मीडिया पर्सन कभी डिपेंडेंट नहीं रहा है किसी के ऊपर, वो अपने आप को एनरिच करता है, अपने आप को इस तरह से टैलेंटेड करता है कि वो अपने बूते ही सब करता था। अब वो किसी एक को असिस्टेंट करके पीए करके अगर इस तरह से लेकर चलेगा एआई को, तो क्या ये उसके टैलेंट को इफेक्ट नहीं करेगा? मेरा मानना है एज जर्नलिस्ट आपके वेरियस फंक्शंस हैं। सो मे बी सबसे पहले ये होगा कि टू अंडरस्टैंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, अंडरस्टैंड द implications of that information, then to analyze it and then to write something. AI is just a slave. It can assist you. So आपको जहाँ भी use it for those particular things, जहाँ आपको large volumes चाहिए, अंडरस्टैंड करने हैं, आपको कोई टेक्निकल मैटर है उसको सिंप्लीफाई करके, आई विल गिव यू अ टेक्निक। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है ना, वो आप क्वेश्चन पूछिए एआई को, उसने आपको सपोज बहुत टेक्निकल आंसर दे दिया, आप उसको बोलिए ELI, एक्सप्लेन लाइक आई एम, ये इतना सिर्फ डाल दिए, ELI 15, एक्सप्लेन लाइक आई एम 15, तो वो आपको 15 साल के बच्चे को जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके लिए समझा देगा। आप उसको कहिए ELI 5, तो वो आपको 5 साल के बच्चे की तरफ पूरी चीज़ वही चीज़ समराइज करके समझाएगा। आप उसको बोलिए कि ELI PhD, तो वो आपको PhD लेवल का रिस्पॉन्स देगा। नाउ rather than being making you dumber, it's actually making you smarter by doing all the basic work. जो वॉल्यूम था, जो बहुत मेहनत वाला काम था, जो बिल्कुल फिजिकल लेबर था, वो आपका कम हो जाएगा, and then you can put yourselves to higher level functions. So as a human, as a journalist, as a mentor of the society, you have higher level functions. So you will be free for the higher level functions. Then you can look at everything, and आप उसके बाद में अपना दिमाग लगा सकते हैं. And you can use this AI slave to generate whatever information it wants from you. And then you can apply yourself and create much better product. तो मुझे ये लगता है. माझं नाव गौरव मानकर आहे. खूप उपयुक्त माहिती तुम्ही दिली त्याबद्दल तुम्हाला सर्वप्रथम धन्यवाद. आणि ही सर्व माहिती एका सेशनमध्ये शक्य नाही आहे, यासाठी भरपूर टूल्स आहेत, त्याला प्रॉम्प्ट पण चांगल्या पद्धतीने द्यावं लागतं. तर खास करून पत्रकारांसाठी आणि सोशल मीडियाचा वापर, We will create a course. त्यासाठी I've told her, we'll create a course. We'll create, so I'll ask Rapatwar to create courses. We'll create podcast कर देंगे, आपको चाहिए तो we'll create good courses. आपको material भी दे देंगे. If you want more technical material to study on that, we'll create a good course on this. Simultaneously, same course for Everybody. your team also. Yeah. Because Absolutely. They are not adopting the I understand. innovation. They are शुरू कर दिया है. हम ही ने किया है. भाई कोर्स हम ही ले रहे हैं. जी. म्हणजे ह्या कोर्समध्ये टूल्स आहेत जे इझिली वापरू शकतात, संपादक पत्रकार त्याची जर माहिती मिळू We will give you background material जे तुम्हाला पाहिजे. We will create this bunch तुम्हाला तयार करून देऊन टाकू. WhatsApp करू. Yes sir. सर, ट्रूथ वैल्यू एविडेंस और विश्वसनीयता, ये फोटोग्राफी में फ्यूचर में जुड़े रहेंगे सर? बहुत मुश्किल बात है ये. मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन AI जनरेटेड कंटेंट. तो ये एक ट्रुथ जो है इट शुड नॉट बी अ कैजुअलिटी. तो आपने बहुत फंडामेंटल बात कही है
कि मैं बायस पे गया था, लेकिन जहाँ पर टोटली फेक चीज़ आ रही है, आप एक टोटली फेक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आप देखिए, जिसको वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आप कहते हैं, ये वॉरफेयर में यूज़ होता है। जैसे जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो जेलेंस्की की पूरी एक क्लिप आ गई जहाँ बोल रहा है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। खासकर क्राइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, वो एक पर्टिकुलर केस में उन्होंने फेक सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखा डाली, और एक बेचारा कॉर्पोरेट सीईओ था, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग ऑनलाइन दिखा डाली और उसको डिजिटली अरेस्ट करके उसे तकरीबन 6.5-7 करोड़ एक दिन में वसूल लिए। तो ट्रुथ शुड नॉट बी अ कैजुअलिटी, एंड आई थिंक दैट इज द जॉब ऑफ जर्नलिस्ट, कि यू हैव बीन द गार्जियंस ऑफ ट्रुथ फॉर सो लॉन्ग, एंड आई बिलीव दैट यू विल कंटिन्यू टू बी गार्जियंस ऑफ ट्रुथ। या एक इधर हाँ। So, you mentioned that we should use AI more as it has many uses, obviously. But if the journalists are depending on AI more, won't it reduce the trust that the audience or the people have on us? Not at all. The audience itself is also smart, because the audience is already using AI. So if you don't up your game, somebody else will. Yeah. पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, नेता लोग हैं, समय समय पर अलग अलग राष्ट्रीय पक्षों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जैसा जॉर्ज सोरोस है और सोनिया गांधी का है, या राहुल गांधी है, वो बाहर विदेश में गए, चीन के साथ चलिए पर्टिकुलर्स नहीं लेते हुए, हाँ सॉरी अदानी के ऊपर आरोप होते हैं, तो इसके बारे में हम एआई से जानकारी लेना कितना उचितपूर्ण होगा? सो मैंने बताया ना, देर आर पर्टिकुलर टूल्स जो आपको सोर्सेज देते हैं। जैसे समथिंग लाइक परप्लेक्सिटी, ये टूल है, उसमें आप यू कैन एज अ फैक्ट चेकर ऑल्सो, फैक्ट चेकर्स कैन यूज इट। परप्लेक्सिटी We never use AI. No, but you try- for fact checking. We use them for fact checking, but we never trust them for fact checking. We no, always trust perplexity them. will give you sources. Yeah. So if it gives you information, at the end of it, it will give you source. You can go back to the source. Those sources are not trustworthy, is No, what why? I have observed personally. So my go-to thing is I always go ahead with physical verification. I understand That's that, all we do. but you may not be aware that such information exists, or that information may not be easily accessible through Google PageRank. Yes. Yeah? So what we do is we just identify the claims made in a particular statement or a comment. I understand fact checking. Um, Now, fact checking is a fairly controversial subject, and let's not go into fact checkers and the type of facts they check, and why only particular kind of facts are checked and not particular kind of facts are checked, or who funds fact checking organizations for what purpose. Let's not go into that. While fact checking is essential, I believe that fact checking should not be weaponized, and I believe that fact checking is being weaponized. Right? And if you want, I can have a longer discussion with you and prove to you how fact checking is getting weaponized. So who will fact check the fact checkers? So you can use any tools as long as you are checking facts. Yeah. Your क्या था question आपका? So you can use, but don't use generic AI tools, because they are going to hallucinate. बहुत बार क्या होता है कि हमें सोर्स मिलता ही नहीं है, उससे जानकारी तो सोर्स में अपने को तुरंत दिखना पड़ता है कुछ ना आप जो बिंग का co-pilot है ना, वो यूज कीजिए. इट इज ऑल्सो गिविंग यू सोर्सेस, इट इज गिविंग यू आंसर्स, इट्स गिविंग यू सोर्सेस ऑल्सो. Perplexity is also giving you. There are some new tools which are giving you right responses with the sources. Any two last questions? Sir, can I? Yeah, please, you can always. सर आता एक 2 इलेक्शनमध्ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्टच्या निमित्ताने सगळ्यांनाच एक जर्नलिझम, सगळ्या पत्रकारांपासून एडिटरपासून सगळ्यांनाच एक धडा थोडासा घ्यावा लागला. की दोन्ही वेळेस इलेक्शन कमिशन पासून अगदी इथिकली त्याला सगळं फ्रेमवर्क करून दिलेलं आहे की तुम्ही किती सोशल ॲडव्होकसीला आता बांधला. जर्नलिझम इज नॉट लिमिटेड अप टू त्याच्यापुढे नाही तर धोरण वकिलीशी रिलेटेड झालेला आहे. तर ह्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये ज्याला इथिकली बेस पाहिजे, मॉरली बेस पाहिजे, तर मीडियाकडून आपण हा सगळाच कोणी गव्हर्नमेंट मीडिया असो हे असो, तर ह्या दृष्टिकोनातून यायचा ताळमेळ कसा घालावा हा एक प्रश्न आहे. See, as she was telling about various applications of AI, so you can create various applications. Let's say, for example, if you want a specific thing about model of code of conduct, so you can create an AI application. एक base AI है, उस AI पे एक application बना सकते हो आप. और वो application, let's say, it should examine everything whether it is fitting the code of conduct or not, right? It will do that, and it will tell you.
सो आई राइट बुक्स. सो बीच में मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट आया बुक का. व्हाट आई डिड, मैंने एक AI का बॉट बनाया. आई सेड यू आर द बेस्ट लॉयर, you know Indian contract law, you know this and this. I will give you a book contract. Kindly find out points of vulnerability for the author. उसने मुझे निकाल के दे दिए पूरे. I would have gone to a law firm and asked this. It gave me all. Then I said, give me countermeasures. उसने बता दिया ये वाले rights यहाँ रखने, ये वाले rights यहाँ रखने. I sent it back and they signed it. So उतना पैसा नहीं मिलता ऑथर को. वो बहुत चिल्लर काम है. या इसका आपने बहुत सारे फायदे भी बताए. आने वाली पीढ़ी के लिए दुष्परिणाम भी बहुत सारे होंगे ऐसा मुझे लगता है. मैं देख रहा था छोटे बच्चों का तो स्पेलिंग भी नहीं आता, उस पर चेक करते हैं. ठीक है, आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आपने सोचा है आपने? सो देखिए कहाँ यूज़ हो रहा है. जैसे अगर आप देखें खासकर सोशल मीडिया में जहाँ पर इट इज़ बीइंग यूज फॉर, आप नेटफ्लिक्स पे, इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, देन आपको बड़ा सिमिलर कंटेंट मिलता है. क्योंकि AI जो बना है ना, ये सुपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए बना है. इट डज समथिंग कॉल्ड कर्व फिटिंग. इट इज़ ट्राइंग टू हाइपर ऑप्टिमाइज समथिंग. नाउ ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के नीचे के बच्चों को सबको सोशल मीडिया बैन कर दिया, एब्सोल्युटली बैन कर दिया. नाउ एज अ कंट्री वी हैव टू डिबेट व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग फेड टू द चिल्ड्रन यूजिंग AI and even AI generated content जो है, I don't know how so much it is useful for their mental development. आप एक बच्चा देखते हैं आज, what it is doing is, what he or she is doing is कि वो बच्चा एक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है 7 घंटे 8 घंटे. इमेजिन दिस, एक फ्लिकरिंग स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, उसके दिमाग में बार बार एक बल्ब जलता है बंद होता है, बल्ब जलता है बंद होता है. जब वो फ़ोन रख देता है और आप उसको पूछते हो खाना खाएगा, तो इट इज ही कम्स थ्रू अ क्रैश. इट्स लाइक अ डोपामिन क्रैश. वो कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है. हाफ ऑफ द टाइम दैट चाइल्ड इज डिप्रेस्ड. नाउ ये दुष्परिणाम है AI का डेफिनेटली, वेयर AI इज बीइंग इंजीनियर्ड टू गिव यू कंटेंट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखते होंगे, आप एक रील देखने जाते हैं, 15 मिनट बाद आपको लगता है यार इतना टाइम वेस्ट हो गया, आपने पता नहीं दुनिया भर के उसमें सांप बिच्छू देख डाले, क्या देख डाले. तो व्हाट आई फील इज दैट समवेयर वी विल एज अ सोसाइटी नीड टू डिस्कस एथिक्स ऑफ AI. एथिक्स ऑफ AI में एक्सप्लेनेबिलिटी होना चाहिए कि हाउ डिड यू, इट्स अ ब्लैक बॉक्स, यू डोंट नो हाउ इट हैज प्रोसेस्ड. इवन इंजीनियर्स डोंट नो. जो डीप लर्निंग नाम की चीज़ आई है, नोबडी नोज हाउ इट इज सॉल्विंग, व्हाट इट इज डूइंग. सो एक्सप्लेनेबिलिटी AI की बहुत ज़रूरी है. अलग अलग जगह AI के कायदे आए हैं. वी विल रिक्वायर इन AI फ्रेमवर्क. हमारे यहाँ AI पे लेजिस्लेशन फ्यूचर में आएगा और आना चाहिए, जहाँ पर एक्सप्लेनेबिलिटी, ह्यूमन इन द लूप, कि जहाँ कोई क्रिटिकल डिसीजन हो वो ऑटोमेटेड ना हो. सपोज जॉब के बारे में कोई डिसीजन हो, सपोज लॉ एनफोर्समेंट के बारे में कोई डिसीजन हो, कोई लीगल इशू हो, इस पे ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए. कि सपोज आई एम सिलेक्टिंग बेनिफिशियरीज फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम, ये ऑटोमेटेड होने के बावजूद अ ह्यूमन शुड बी देयर टू क्रॉस चेक इट. सो एक्सप्लेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन इन द लूप एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो AI लेजिस्लेशन के लिए यूज़ होना चाहिए. और जब ये यूज़ होंगे उसके पहले हमने इसको आत्मसात करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल, डेवलप AI लिटरेसी फॉर एवरीबडी. अंडरस्टैंड दैट जितना कंटेंट ह्यूमैनिटी ने अपने 5000 के राइटिंग के इतिहास में लिखा है, उस पूरे कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट ये मशीनें कंटेंट अब 2 दिन में क्रिएट कर रही हैं. इमेजिन दिस, वॉट एवर. इसके पहले ह्यूमैनिटी ने जो कुछ लिखा है, हर शब्द लिखा गया, किसी ने लिखा था. आज पता नहीं है ये ऐसी फेंक रहा है. तो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इट इज जनरेटिंग, यू कैन चेक फ्रॉम प्रेस ऑल्सो. सो आई थिंक आप AFP का पता कीजिए, ब्लूमबर्ग का पता कीजिए, आप पता कीजिए द नंबर ऑफ AI जनरेटेड स्टोरीज. बट सी, वेयर दे वर प्रोड्यूसिंग 300 स्टोरीज, दे आर प्रोड्यूसिंग 10,000. सो फायदे हैं, लेकिन समवेयर यू विल हैव टू पुट a framework of ethicality and legality and constitutional principles around AI. सर एक थोड़ा सा, मैं उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं हूँ. ये मुझे लग रहा है कि जैसे मैं तरुण बात करूँ, कोई महाराष्ट्र टाइम्स में, कोई लोकमत में है कि हम कोई एक इशू के ऊपर रिसर्च बेस्ड स्टोरी कर रहे हैं और AI का यूज़ हम उस पर कर रहे हैं, तो सबकी स्टोरी एक मोनोटोनस जैसा नहीं होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. वो आपके हर एक को अलग जवाब देता है. दूसरी बात क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दीज टूल्स, अगर आपका अकाउंट पर्सनल है
तो वो आपकी यूजेज हैबिट्स, आपकी लैंग्वेज हैबिट्स, आपके पिछले प्रॉम्प्ट्स, इस सबको जमा करके आपका एक मॉडल बनाते आता है। तो जैसे आप गूगल सर्च का भी देखेंगे तो गूगल यूजेज अ पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथम। यहाँ जैसे जितने बैठे लोग हैं, हर एक को बोलिए गूगल सर्च करिए, हर एक का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि पीछे एआई बैठ के डिसाइड कर रहा है आपको क्या देना है। सो सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एंथुसियास्टिक ऑडियंस। वाढत्या वजनाचाही प्रभाव आहे थोडासा. आत्ताच आपल्याला ब्रजेशजींनी जे सांगितलं, यू मस्ट लर्न टू राईड दिस हॉर्स अँड टेम दिस वाईल्ड ॲनिमल. कारण मुळात या तंत्रज्ञानाचं नावच हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. दिस इज अन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. त्याच्यामुळे तुमची मुळात असलेली बुद्धिमत्ता, गुणग्राहकता आणि त्यातून तुम्हाला तुमच्या सत्सद विवेक बुद्धीने करावयाचा जो त्याच्यातला डिफरन्सिएशन आहे, हे जोपर्यंत राहणार नाही. आत्ता जी प्रश्नोत्तरं झाली त्यात जवळजवळ प्रत्येकाने हेच विचारलं की इनहेरंट बायस, डीप फेक, मिसइन्फॉर्मेशन, मॅनिप्युलेटिव्ह ओपिनियन्स, त्यामुळे होणारे. ब्रजेशजी पोलीस अधिकारी देखील आहेत, त्यामुळे एखाद्या डीप फेकमुळे किंवा एखाद्या खोट्या व्हिडिओमुळे देशामध्ये किती हाहाकार माचू शकतो याचं आपण उदाहरणं पाहिलेली आहेत. त्यामुळे खोटी माहिती खरी वाटणारी, अगदी खरी वाटावी याच्यापेक्षा चांगली, म्हणजे आपण खोसला का घोसला नावाचा पिक्चर पाहिला असेल तर त्यात तो म्हणतो की इतने सही डॉक्युमेंट तो गव्हर्नमेंट के भी नहीं हो सकते, तो हम ही बना सकते. त्यामुळे मुळात दादांनी जसं विचारलं की सगळ्यांचे सोर्सेस एकसारखे नाही राहणार का. आमच्या पिढीचे आम्ही जेव्हा विदर्भाच्या बॅकलॉगसाठी मामा किंमतकर हे आमचे सगळ्यांचे गाईड असायचे आणि विदर्भाचा बॅकलॉग काय याची आकडेवारी आम्ही तोंडपाठ ठेवायचो. मला वाटतं आमचं ते सगळी मेहनत प्रॅक्टिकली गुगलनीच वाया घालवून टाकलेली आहे, कारण ती माहिती आज सगळ्यांना उपलब्ध आहे. त्याच्यामुळे दिस इज अ ग्रेट एनेबलर. आणि ब्रजेशजींनी जे सांगितलं की मुळात जगातल्या सगळ्या मेटाडेटा कंपनीजनी ज्या पद्धतीने ते कुठल्या तरी सोर्सवरून ती माहिती घेतात आहे. आणि हा जो बायस आहे, जोरे साहेबांनी जो प्रश्न विचारला होता, हा जर विकिपीडिया आणि या सगळ्यांमधून एक ओपिनियटेड, बायस्ड आणि हायली बराचसा अँटी इंडिया टाईपचा जो प्रोपोगंडा आहे, त्यामुळे आपली AI जनरेटेड माहिती ही बरीचशी भारतविरोधी किंवा भारताच्या धोरणांना विरोधी असणारी ठरू शकते. त्यामुळे इंडिया स्पेसिफिक टेक्नॉलॉजीज, बॉट्स बनवणं ही आपली प्रायोरिटी असली पाहिजे. त्यात लिगल फ्रेमवर्क असणं ही काळाची गरज आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारला की भाषांतराचं काय. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणून आपण सगळ्यांनी फार आनंद व्यक्त केला आहे, पण त्या अभिजात दर्जाला टिकवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जर आपण जोड दिली नाही, आपण इथे बसलेल्या सरकारने आपले कोणाचे हात रोखले नाही. त्यामुळे मराठीला अभिजात ज्ञानाला आपण जास्तीत जास्त इथे का आणू शकत नाही. मग एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका हे जवळजवळ प्रत्येक घरी राहायचं. मराठी विश्वकोश किती लोकांनी विकत घेतलं. आज तो जवळजवळ विनामूल्य उपलब्ध आहे. आपल्यापैकी किती लोक त्याचा वापर करतात. त्यामुळे मराठीला AI जोडून तर त्याचा जास्तीत जास्त प्रसार करणं हे खरं तर त्या अभिजाततेला पुढे नेणारं एक पाऊल ठरेल. आणि मला वाटतं त्या दिशेनेही आपण प्रयत्न केले पाहिजे. आत्ता सजेशन आल्याप्रमाणे आणि ब्रजेशजींनी सांगितल्याप्रमाणे याला जनमानसात अधिक पॉप्युलर करायची आवश्यकता आहे. पत्रकारांना खरं तर ट्रेनिंगची प्रचंड गरज आहेच, यात काही वादच नाही. कारण ह्या टेक्नॉलॉजी ज्या डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज आहेत, त्यामुळे याच्यातून संधी निर्माण होणं आणि त्या संधी शोधून त्या आत्मसात करून घेणं हेही आवश्यक आहे. नाही तर दादा जसं म्हणाले तसं पुढच्या काळामध्ये हा नोकऱ्यांना खाऊ शकणारा राक्षसी ठरू शकतो, पण तो तसा ठरू नये. म्हणून आपण जर ते तंत्रज्ञान आत्मसात केलं तर तुम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही. तो यू कॅन बी इंडिस्पेन्सिबल सोर्स ऑर इंडिस्पेन्सिबल रिसोर्स फॉर युअर ओन ऑर्गनायझेशन. त्यामुळे DGIPR जो कोर्स करणार आहे, मला वाटतं नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर प्रेस क्लब यांनी त्यात हातभार लावायला हरकत नाही. आणि अशा वर्कशॉप्स अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने घेण्याची आवश्यकता आहे. मित्रांनो, काल मी हा विषय सहज पाहिला. मी AI मधूनच काय भाषण द्यायचं हे विचारलं.
AI अँड जर्नलिझम. आणि मला आश्चर्य वाटलं, साधारण मी जे बोललो असतो जवळजवळ हुबेहूब तसंच्या तसं त्यात अर्ध्या सेकंदात जनरेट झालं. दिस इज द पॉवर ऑफ दॅट टूल. मध्ये मी एका पुस्तकाच्या प्रकाशनाला गेलो होतो. अर्थात ते पुस्तक डिजिटली अवेलेबल नव्हतं. मी सहज माझं पुस्तक जुन्या पद्धतीचं असल्यामुळे मी पुस्तक वाचलं, नोट्स काढल्या. माझ्या पोरांनी मला सांगितलं की तुम्ही काय करताय, ChatGPTवर टाका, पुस्तकाचं नाव टाका, पहा 90% भाषण सारखं आलं. सो इट इज दॅट हेल्पफुल. आणि आत्ता ब्रजेशजींनी जे सांगितलं की शेवटी अल्टिमेटली इट इज युअर स्लेव्ह, इट इज युअर असोसिएट, इट इज युअर असिस्टंट. डोंट अलाउ टेक्नॉलॉजी टू बिकम युअर मास्टर, बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड. ही दुधारी तलवार आहे. त्यामुळे तुम्हाला ती मदत करू शकते, तसंच ती तुम्हाला तुमचा घात देखील करू शकते. त्यामुळे त्यातल्या टूल्सवर जास्तीत जास्त आत्मसात करून घेणे आणि त्यातलं खरं खोटं याच्यातला जो फरक पर्टिक्युलरली AI जनरेटेड कंटेंटमधला शोधणं अतिशय कठीण असताना ॲक्च्युली आपल्या स्किल्स जास्ती चांगल्या करणे. आणि दादांनी जे सांगितलं की मुळात आज तुम्ही समजा कॉन्स्टिट्यूशन, आता सध्या हा चर्चेचा विषय आपल्या संसदेमध्ये चर्चा सुरू आहे, किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आता वेगवेगळ्या पद्धतीने चरित्र लिहिल्या गेले आहेत. अनेक गोष्टी ज्या 40-50 वर्षापूर्वी वादाच्या नव्हत्या, त्यात अनेक इतिहासकारांनी त्यांच्या पद्धतीने त्यांचं आकलन केलेलं आहे. नेमकं यात खरं काय खोटं काय हे शोधून काढण्यासाठी जोपर्यंत आपलं वाचन प्रगाढ असणार नाही, बाबासाहेब जे म्हणायचे की शिका, तर शिका हा आपण पुढचे 2 शब्द संघटित व्हा आणि संघर्ष करा यावर जास्ती भर दिला. पण ज्ञान आत्मसात करा हा त्यांचा जो पहिला मूलमंत्र होता. मला वाटतं तोच कदाचित पुढच्या काळामध्ये जेव्हा AIचा प्रभाव आणि प्रसार हा जास्तीत जास्त होणार आहे, जसं आज DGIPR वापरत आहे, सुप्रीम कोर्ट AIचा वापर करत आहे सगळ्या याच्यामध्ये. कारण मोठे मोठे केसेस असतात त्या डिजिटली फाईल केल्यानंतर AIमधून तुम्ही ते पटकन शोधून काढू शकता. त्यामुळे AIचा वापर हा सकारात्मक पद्धतीने सरकार करत आहे, मोठ्या मोठ्या संघटना करतात. त्यामुळे काही दिवसांनी आपल्यासारख्या छोट्या व्यक्तींनाही त्याचा वापर करावाच लागणार आहे. तो करत असताना तो योग्य प्रकारे करण्याची क्षमता आपल्यात निर्माण करणं ही काळाची गरज आहे. आज मी DGIPR आणि प्रेस क्लब यांचं अतिशय अभिनंदन करेन की इतक्या चांगल्या विषयावर आपण एका अधिकारी व्यक्तीचं व्याख्यान ठेवलं आणि त्यात मलाही बोलवलं. याबद्दल आपले आभार. धन्यवाद. धन्यवाद पांडेसाहेब. मी संचालक वृत्त श्री दयानंद कांबळे साहेबांना विनंती करतो की आभार आपण माना. नागपूर प्रेस क्लब आणि नागपूर संचालक कार्यालयाच्या वतीनं हे जे व्याख्यान आयोजित केलं, अत्यंत ब्रेनस्टॉर्मिंग असं एक व्याख्यान होतं. आणि आदरणीय ब्रिजेश सिंह सर या माहिती आणि जनसंपर्क विभागात आल्यापासून एक IT बेस्ड वर्क म्हणजे आमच्याकडे समाज माध्यमाची सुरुवातच सरांनी केलेली आहे. आणि आता AIकडे आम्ही जातो. न्यूजरूम करण्याचा सरांचा संकल्प आमच्या डिपार्टमेंटला आहे. मग थोडक्यात 2 शब्द असे सांगायचे आहेत की जगामध्ये 4 A आहेत. देर आर 4 A's विच ब्रिंग्स द रिव्होल्युशन. की पहिला A आहे ॲपल. A फॉर ॲपल हा ॲडम अँड ह्यूजचा ॲपल, ज्याने खूप मोठा बदल पुढे केला. दुसरा A आहे ॲपल, तो न्यूटनचा. आणि तिसरा स्टीव्ह जॉबचा ॲपल. आणि 4th AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा. आणि या पुढच्या काळामध्ये पत्रकारिता आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याचा वापर सरांनी अत्यंत मार्मिक अशा प्रश्नोत्तरी आणि व्याख्यान यामुळे दिल्यामुळं आम्हालाही त्यातून एक ऊर्जा DGIPRच्या अधिकाऱ्यांना मिळालेली आहे. आणि आम्ही पुढचं प्लॅन असं करतो की AI बेस्ड न्यूजरूम DGIPRमध्ये मुख्यालयात असेल आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांना या विषयाशी अधिक जवळीक कसं आणता येईल सरांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा पद्धतीनं नियोजन करण्यात येत आहे. आणि सरांचं आज व्याख्यान अत्यंत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होतं. आणि अत्यंत महाराष्ट्रामधल्या अनेक विद्यापीठामध्ये अनेक पत्रकारांनी, आत्ता मी ऑनलाईन बघत होतो की अनेक जण त्याच्यावर ऑनलाईन व्याख्यान विद्यापीठामध्ये मोठ्या स्क्रीनवर 2-3 विद्यापीठ हे पाहत होते. हजारो लोक हे व्याख्यान बाहेर ऐकत होते. त्यामुळं हा एक फायदा न्यू टेक्नॉलॉजीचा आपल्या या ह्याच्यातून झालेला आहे. आणि सरांच्या या व्याख्यानात आणि आयोजक जे आहेत नागपूर प्रेस क्लबने अत्यंत कमी वेळामध्ये आणि संचालक कार्यालय नागपूर गणेश मुळे यांनी अत्यंत चांगलं व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित केलं. कारण हा विषय तसा नवीन होता आणि या विषयावर हे पहिलंच व्याख्यान माझ्या माहितीप्रमाणे असेल पत्रकारांसमोर झालेलं
आणि ही एक मोठी माइलस्टोन ठरणार आहे. इथून पुढे या विषयावर पत्रकारांमध्ये चर्चा होईल, अशी एक वर्कशॉप होतील आणि याबद्दलच्या अनेक गोष्टी नवीन पत्रकारांना शिकता येईल. कारण आम्ही ज्यावेळेस पत्रकार तर खेळे जुळणे टू टेलिप्रिंटर टू वेब पोर्टल टू सोशल मीडिया आणि आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असा प्रवास हा पत्रकारितेचा आहे. तर अशा ह्याच्यात आज उद्या जेव्हा पत्रकारिता नवीन पिढी जेव्हा येईल तेव्हा ती AI बेस्ड हे काम करेल आणि सरांनी अत्यंत याचे धोके याच्याबद्दल सगळ्या गोष्टी आपल्याला हे सांगितलेल्या आहेत. मी या कार्यक्रमाचे आयोजक तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माहिती आयुक्त श्री राहुल पांडेजी यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. त्यांनी अत्यंत चांगल्या भाषेमध्ये सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. या कारण नागपूर प्रेस क्लबच्या प्रदीप मैत्रा यांचंही मनःपूर्वक मी आभार करतो आणि तसेच आपण सर्व पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपणा सर्वांचं मी मनःपूर्वक आभार करतो. धन्यवाद. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.